प्लेटफॉर्म पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री। 11th क्लास वाले बच्चे 10th क्लास से पास आउट होकर 11th क्लास में हमने सब्जेक्ट चूज किया है साइंस। साइंस एग्रीकल्चर हो सकता है, साइंस बायो हो सकता है, साइंस मैथ हो सकता है। उसमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। इसको इजी वे में समझना है और प्रत्येक चीज को 11th क्लास से ही चलते हुए आपको क्लियर करके चलना है। किसी का सपना आगे बहुत सारे कंपटीशन फाइट करना है, जेट हो, आईसीआर हो, बीएचई हो, नीट हो, जीआई एडवांस मेंस हो, अदरवाइज और भी आपको आगे किसी भी कंपटीशन फील्ड में जाना है तो आपको मैं बता दूं आपको 60% जो एग्जाम लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वो 11th क्लास से। यानी आपको 11th क्लास को पर्टिकुलर बहुत अच्छे से लेके चलना है, लेवल को जितना हो सके 11th क्लास को आपको सीरियस लेना है, क्योंकि 12th क्लास में आप बोर्ड की परसेंटेज के अकॉर्डिंग भगने लग जाओगे। पर 11th क्लास में अगर बात करें तो 11th क्लास आपका बेसिक तैयार करती है। इस बेसिक तैयारी के साथ ही आज की हम पहली क्लास में केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में किस चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये क्या क्या चीजों के बारे में बताती है। पहली चीज तो मैं बता दूं, केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे आसपास की सारी चीजें जितनी भी है जिनको आज तक हमने अध्ययन नहीं किया था, समझा नहीं था कि वास्तव में केमिस्ट्री ये चीज है, इस चीज के बारे में जानकारी देने वाली शाखा है केमिस्ट्री। एक चीज तो केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें तो इसका मतलब समझेंगे किनके लिए है 11th क्लास। 11th साइंस हो चाहे वो या चाहे वो एग्रीकल्चर हो, सबको ही ये चीज पढ़नी है 11th के लिए। ठीक, ओके। रसायन विज्ञान, विज्ञान की बात हम कर रहे हैं। विज्ञान तो क्या है आप जानते हो, 10th क्लास में पढ़ा था। कोई भी क्रम व्यवस्थित सुव्यवस्थित एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। कोई भी जानकारी जो हमें पता है अगर वो प्रमाणित होकर बुक्स में लिखी जाए तो वो विज्ञान है। कहने का मतलब आपने सुना है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं। तो ये चीज लिखी हुई है, वास्तव में प्रमाणित भी हुई है कि प्रकाश सूर्य का लेते हैं सूर्य का प्रकाश, वातावरण से CO2 लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंट में भोजन के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये बात प्रमाणित हो चुकी है, तो किताबों में लिख दी गई है। मतलब ये जानकारी जो बता रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण एक कैसी घटना हुई, मतलब वैज्ञानिक घटना हुई, यानी ये विज्ञान है। विज्ञान वो ज्ञान जिसका प्रयोग प्रमाण हो चुका है वो विज्ञान है। ठीक है, और जिसका अभी तक प्रमाण नहीं हुआ, जैसे आत्माएं होती है, भूत होता है, चुड़ैल होती है, इसका भी तो कोई भी किसी प्रकार का सिद्ध या प्रयोग नहीं किया गया, उसमें प्रमाणित भी नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब उसको आज किताबों में नहीं लिखा गया है, तो अभी तक जानकारी में रह गया है। वो जो जानकारी प्रमाणित हो जाएगी उसको विज्ञान कह देंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जो किताबों में आप पढ़ते हो सारी चीजें प्रमाणित चीजें पढ़ते हो, किसी भी बुक में पढ़ो। दूसरी बात करें रसायन के मतलब क्या है। रसायन का मतलब होता है केमिकल से है। केमिकल, हर चीज में केमिकल है। आज आपके आसपास में जितनी भी चीज है, कपड़े पहन रखे हो, चाहे चौक हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, खाने की चीजें हो, प्रत्येक चीज जो मार्केट से आप लेके आते हो ना, वो प्रत्येक चीज किसी ना किसी रूप से केमिकल से बनी हुई है। खेती भी करते तो खेती के में केमिकल डालते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर जगह केमिकल आता है। मतलब केमिस्ट्री के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, केमिकल के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो हम हर जगह केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन जरूर करेंगे। ठीक, तो केमिकल है क्या चीज, क्या केमिकल देखा जा सकता है? बिल्कुल दिखता है, केमिकल दिखता है, महसूस कर सकते हैं। किनके द्वारा? हमारे शरीर की 5 इंद्रियां है बेटा। 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? आंख है, आंखें है, कान है, त्वचा है, जीभ है, त्वचा जीभ है। इसके अलावा जीभ के अलावा हमारी बात करें तो जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई 5 इंद्रियां है, क्या क्या बताए? 5 इंद्रियां, त्वचा हुई, कान हुआ, आंखें हुई, ठीक है, जीवा हुई। ये चीजें सारी की सारी जो है ये क्या कर सकती हैं? ये उन चीजों को महसूस कर सकती है। महसूस कर सकती है मतलब जैसे नाक सूंघ सकता है, पहली चीज। कान सुन सकते हैं, दूसरी चीज। जीवा चख सकती है, तीसरी चीज। त्वचा हवा को महसूस कर सकती है और जीभ स्वाद को चख सकती है। ये क्या हुई? 5 इंद्रियां। कौन कौन सी? आंख, कान,
नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां है, इनके द्वारा किसी न किसी तरीके से उस चीज का, इस केमिकल का पता लगा सकते हैं। तो वही केमिकल है। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जिस चीज को महसूस किया जा सके वो केमिकल है। ठीक है, अब केमिकल को एक कैटेगरी में बांटा गया कि केमिकल है क्या चीज। केमिकल वास्तव में तो एक पदार्थ है। क्या है? केमिकल वास्तव में एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सुनिए, केमिकल वास्तव में क्या है? एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है इसको समझिएगा। देखिए, केमिकल की बात करें तो केमिकल को मैंने कहा ये पदार्थ है जिसको एक नाम और जानते हैं, द्रव्य के नाम से, इंग्लिश में कहते हैं बेटा मैटर। अब मैटर क्या चीज है? मैटर कौन सी वस्तु को मैटर कहते हैं, कौन सी चीज को केमिकल कहते हैं, किस पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं? तो पदार्थ हमारे आसपास की चीजों के बारे में बात ही कर रहा हूं। हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिनको वस्तु कहते हैं, उस वस्तु में 2 गुण होने चाहिए। 2 गुण क्या? उसका कोई ना कोई आयतन होना चाहिए, बोले तो स्थान घेरना चाहिए। वो स्थान घेरता है। यदि वो स्थान घेरता है, नंबर 1। और नंबर 2, यदि उसका कोई क्या है? द्रव्यमान है। क्या हो उसका? द्रव्यमान। अब ये क्या चीज है भाई? द्रव्यमान क्या चीज होती है ये भी तो पता होना चाहिए। द्रव्यमान क्या है? स्थान क्या घेरता है, मतलब क्या है? देखिए, आप जहां भी खड़े होते हो कोई ना कोई स्थान घेरते हो। कोई जानवर खड़ा है वहां भी कोई ना कोई स्पेस घेरता है। कहीं भी आप बैठते हो, बेंच पे बैठते हो, टेबल पे बैठते हो, कोई ना कोई स्थान कवर करते हो कि नहीं करते हो? जो घेरा गया स्थान है आपका, आपके आसपास में देख लीजिए। कहीं पत्थर रखा है अपनी जगह घेर रहा है, ईंट रखी है तो एक जगह घेर रहा है, टेबल जगह घेर रही है, किताबें रखी है तो वो भी कोई ना कोई जगह घेर रही है, किसी भी जगह पंखा लगा है तो पंखा भी कोई ना कोई जगह घेर रहा है। कोई भी आसपास की वस्तु, यहाँ तक कि अपन भी, मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई जगह घेर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, आप जहाँ खड़े हो जगह घेर रहे हो, जहाँ बैठे हो जगह घेर रहे हो, कोई भी वस्तु है वो कोई ना कोई स्थान जरूर घेरती है। तो ये तो अवस्था स्थान घेरना। स्थान घेरने का मतलब आपका कोई ना कोई आयतन है। पहली चीज तो उसका आयतन होता है। नंबर 2, द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान क्या है? द्रव्य तो देखो ये ऊपर लिख दिया। द्रव्य का मतलब तो समझ लो कि पदार्थ है, और मान का मतलब मैंने बता दिया मात्रा है। मान का मतलब क्या बता दिया? मात्रा है। द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा ही क्या है? द्रव्यमान है। अरे चोक खोखली एक भरवा है, जितना भरा हुआ उतना ही तो होगा ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, बोरी की बात करिए ना, बोरी। अब बोरी जैसे फीलिंग आती है तो बोरी आपके दिमाग में भरी हुई आती है, बट मैं खाली सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा कि उसमें होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तो द्रव्यमान है। खाली बोरी का कोई मात्रा ही नहीं है उसमें। जब उसमें सामान ही नहीं है ना, अंदर नहीं है ना कोई सामान उसमें, तो उसका द्रव्यमान नहीं होगा, बहुत कम होगा भी। तो अगर उसमें कुछ भर दे, गेहूं भर दे, कुछ भी भर दे, बाजरा भर दे, चावल भर दे, चना भर दे, तो उसमें वजन हो जाएगा, मतलब भारी हो जाएगी वो। उसमें कोई भर दिया गया है, वो भर दिया गया वो पदार्थ है, उस पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। यानी आप में द्रव्यमान है, मेरे में द्रव्यमान है, बेंच में द्रव्यमान है, ईंट पत्थर में, दीवार में, छत में, पंखे में, जानवर में, कोई भी जानवर आपके आसपास में, पेड़ में, बस में, गाड़ी में, बाइक में, सब चीज में कोई ना कोई भरा हुआ सामान है। बोले तो उसमें पदार्थ की मात्रा कुछ ना कुछ है। अगर उसमें पदार्थ की मात्रा है और स्थान घेरता है, समझ लो कि वो क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ उस चीज को, उस वस्तु को कहते हैं। पदार्थ उस चीज को, उस वस्तु को कहते हैं जो कोई ना कोई स्थान घेरती है और उसका कोई द्रव्यमान होता है। उस वस्तु को ही बेटा द्रव्यमान कहते, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो आप पता लगा सकते हो आसपास में कौन सी चीज है जो पदार्थ है और कौन सी नहीं है। एक चीज क्लियर कर दूं, आपके आसपास में शायद ऐसी कोई चीज होगी जो पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आती। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वायु क्या है? वायु, हवा। हवा क्या है? तो हवा को भी आप चेक कर सकते हो। क्या करो उसके लिए? हवा को आप गुब्बारे में भरो, ठीक? गुब्बारे में भर के बाद गुब्बारे को क्या कर दो? बांध दो, धागे से बांध दो, किससे बांध दो, फिर देखो हवा से हुआ क्या? गुब्बारा फूला? बिल्कुल फूला। दूसरी चीज, सिलेंडर देखा आपने? सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी होती है। एलपीजी गैस भरी होती है, सिलेंडर में कितनी लीटर भरी होती है? 14 लीटर।
क्यों 20 लीटर नहीं आ सकती? नहीं, भर दी तो फट जाएगा। बोले तो गैस क्या आयतन घेर रहा है? घेर रहा है। अरे आपने मुंह से हवा दी ना, गुब्बारा फूला ना, मतलब गैस भी आयतन घेरता है। दूसरा, गुब्बारे को आपने भरा मुंह से छोड़ दो, उड़ जाएगा? नहीं, क्यों? हवा आपने दी ना, उसमें कुछ वजन भी है। अरे उसमें कोई ना कोई वजन भी है, इस वजह से वो भारी भी है। भारी है मतलब द्रव्यमान भी है। दोनों चीज होगी, उसमें द्रव्यमान भी है। दूसरी चीज, उसमें कोई ना कोई जगह घेरी जाए है, घेरी गई जगह, घेरा गया स्थान और द्रव्यमान की वजह से उसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है? पदार्थ की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे पदार्थ होता क्या है। ठीक, उस पदार्थ को आगे हम बांटते हैं। पदार्थ को दो आधारों पर बांटेंगे। ठीक है, आगे क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। बात कर रहे हैं पदार्थ की। पदार्थ को दो आधारों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया पदार्थ का। एक भौतिक वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, भौतिक वर्गीकरण, और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। और भौतिक अवस्थाएं जो होती है पदार्थ की तीन होती है बेटा। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। गैस, ठीक। दूसरा है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ। पदार्थ आगे दो कैटेगरी में बट गया इस वर्गीकरण के आधार पे। शुद्ध एक होता है अशुद्ध। कैसा पदार्थ हो गया? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक और नाम है मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। अब शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या है बेटा? शुद्ध का मतलब तो होता है संगठन जो मिला है, जो भी चीज है इसमें पाई गई है उसका संगठन निश्चित हो। संगठन निश्चित होता है। जैसे हमारे पास नमक आता है, नमक NaCl आता है। अब NaCl जो आता है उस NaCl का अनुपात हमेशा 1:1 ही आता है। संगठन निश्चित हो गया। जबकि इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। संगठन इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब चेंज होगा रोज रोज। जैसे आपके पास, जैसे दूध की बात करें, दूध वाला आता है देने के लिए। अब दूध जो है उसमें आपको पता है पानी जरूर मिलाता है, मिलावट करता है, पर कितनी पता है? आवश्यकता के हिसाब से करता रहता है। दूध का कस्टमर बढ़ गया तो पानी और मिला लिया, कस्टमर घट गया तो पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी शायद उसे। दूसरी चीज, कोई भी चीज, चाय बना रहे हो आप, चाय में चीनी डालते हो, हर बार के इक्वल डालते हो ना, कभी ज्यादा कभी कम। जो चीज आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा यदि निश्चित नहीं हो रही ना, ये समझ लेना वो अशुद्ध है। और अशुद्ध को कहते हैं मिश्रण बनाया आपने, मिलावट करी है। अरे सोने चांदी के आभूषण जो होते हैं उसमें जो मिलावट करते हैं, क्या सब बराबर करते हैं? करते सब अलग अलग करते हैं। अलग अलग मात्रा में की गई मिलावट उसकी मात्रा है। अगर मात्रा निश्चित नहीं है तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, और यदि मात्रा निश्चित है तो उसे बड़ा शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को फिर से आगे दो भागों में बांटा गया है, याद रखना। एक तो तत्व और एक यौगिक के रूप में। इसके रूप में, यौगिक के रूप में। वर्गीकरण समझना पहले एक एक को। और आगे मिश्रण को भी दो भागों में। एक मिश्रण तो होता है बेटा समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। विषमांगी, अब समांगी विषमांगी का मतलब तो मैंने बताया था, फिर भी हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। कि देखिए भौतिक वर्गीकरण कैसा हुआ? तीन पदार्थ हो गए। तीन पदार्थ कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। बोले तो अवस्थाएं हो गई इसकी ठोस, द्रव, गैस। पहला इससे शुरू कर लेते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में क्या चीज का अंतर है। मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें अगर बता दूं आपको तो देखिए, ठोस की बात में करूं तो ठोस होता है जिसका आकार कभी नहीं बदलता। उसका आकार कैसा होता है बेटा? निश्चित। मैं लिखूं आकार, आपको लिखना है निश्चित है। तो क्या लिक्विड को भी आकार निश्चित रखता है ना?
1 लीटर की बोतल पानी में बाल्टी में डालते ही पानी शेप अलग ले लेता है, तो आकार चेंज हो गया उसका। तो केतली में अलग हो जाएगा और बर्तन में अलग हो जाएगा, हर बर्तन में उसकी साइज अलग अलग, तो आकार चेंज हो रहा है उसका। आकार चेंज हो रहा है मतलब समझ लो कि आकार क्या होता जाता है, कन्वर्ट होता ही जाता है। यानी आकार कैसा है लिक्विड का, अनिश्चित। जबकि गैस तो किसी ने देखी नहीं, गैस देखी नहीं तो उसका आकार क्या निश्चित हो सकता है कभी ना, उसका तो आकार कभी निश्चित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बोले तो आकार उसका तो रोज बदलेगा। तुम कहेंगे कि गैस का आकार और द्रव का आकार चेंज होता है, अनिश्चित होता है, जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरी चीज आपको पूछ रहे, बताइए आयतन, आयतन क्या चेंज होता है? बिल्कुल होता है, पर ठोस का नहीं होता। ठोस का आयतन निश्चित, 1 किलो का पत्थर 1 किलो ही जगह कवर करेगा हमेशा। ईंट दीवार में लग गई, बड़ी छोटी नहीं हो जाती, इक्वल रहती है। पानी की बात करें, दूध की बात करें, 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध रहेगा, शाम तक पड़ा रहे, चाहे वो 3 दिन पड़ा रहे, चाहे वो 4 लीटर 4 दिन पड़ा रहे, चाहे वो उतना का उतना ही रहेगा। वो जो जगह घेर रहा है ना, वो जगह उतनी ही घेरेगा, चाहे 1 बाल्टी में जाए तो भी 1 लीटर जगह घेरेगा। अरे 1 लीटर जितनी घेरेगा ना, बोतल में भर दो 1 लीटर ही कवर करेगा। पेट्रोल ले आओ आप, किसी में भी ले आओ, वो 1 लीटर देगा, चाहे केतली में लाओ, चाहे टंकी में लाओ, चाहे आप किसी पीपी में लेके आओ, किसी में भी ले आओ, 1 लीटर पेट्रोल तो 1 लीटर ही मिलेगा। बोले आयतन उसका फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। शेप अलग अलग हो सकती है, उसकी साइज अलग अलग कवर कर सकता है वो, बट आयतन उसका निश्चित होता है। तो आयतन गैस सॉरी ठोस का और लिक्विड का निश्चित होता है, बट अगर गैस की बात करोगे ना तो इसका तो आयतन भी अनिश्चित ही होता है, ये भी समझना। और समझो, आयतन के बाद बात करें कि यहां दाब का प्रभाव पड़ता है क्या? पड़ता है ठोस पे? नहीं, ठोस तो दिखता ही नहीं है, दबा नहीं सकते ठोस को, कितना ही प्रेशर लगा लो आप, ठोस तो नो चेंज रहेगा। बट लिक्विड की बात कर लो आप, लिक्विड को तो दबाओगे दब जाएगा, और जब के जम जाएगा, ज्यादा भी नहीं दबेगा, ज्यादा भी नहीं दबेगा, थोड़ा सा दबेगा, दबाने से लिक्विड का ठोस बन जाता है। तो प्रभाव पड़ता है, पर बहुत ही कम कहूंगा मैं, कम। और ये गैस, तो गैस को तो दबाते जाओ और लिक्विड बनाते जाओ, तो सर्वाधिक प्रभाव, अधिक प्रभाव दाब का किस पर पड़ता है? गैस पर पड़ता है। ठीक है, एक चीज, ठोस तो ठोस है, ठोस को टेम्परेचर दे तो टेम्परेचर देने से ठोस का क्या होगा? गलेगा। तो ताप की बात करें तो इसका तो होता है गलनांक, और वो निश्चित। ठोस गलेगा तो गलनांक निश्चित, लिक्विड उबलेगा गर्म करने से तो हो गया क्वथनांक। क्या हो गया? क्वथनांक। अरे जिस ताप पर गलने लग जाए गलनांक, जिस ताप पर उबलने लग जाए वो क्वथनांक है, ये भी उसका निश्चित। और क्वथनांक क्या ठोस का निश्चित होता है? अरे नहीं, क्वथनांक तो होता ही लिक्विड का है, गलनांक होता ही किसका है? ठोस का है। तो गैस का क्या होता है बेटे? गैस का होता है क्रांतिक ताप। कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। प्रत्येक गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। इस ताप पर उसको प्रेशर करके लिक्विड बना सकते हो, बट अगर क्रांतिक ताप से ऊपर चली गई ना गैस, तो वो लिक्विड नहीं बनेगी गैस। समझना, एक तो हमारे पास SO2 है सर, एक हमारे पास एक तो CO2 है, एक O2 है। CO2 का क्रांतिक ताप है 60 डिग्री सेल्सियस और इसका है 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताओ मेरे को वातावरण का ताप अभी कितना है? अप्रोक्सीमेट मान लो 40 डिग्री सेल्सियस मान लिया। वातावरण के ताप से नीचे कौन रह गया? ये ऊपर है, ये उसका क्रांतिक ताप बता रहा हूं। क्रांतिक ताप CO2 का 60 है, O2 का 30 और वातावरण का 40। तो क्रांतिक ताप तक, क्रांतिक ताप 40 से 60 पे जाना है, अभी बाकी है। तो यानी 60 में डिफरेंस है अभी तक। ये समझ लो CO2 को दबाया जाए ना तो उसकी गैस से लिक्विड बन जाएगा आसानी से। बट 40 डिग्री 30 से ऊपर चला गया, ऑक्सीजन से ऊपर चला गया, ऑक्सीजन को बेचारे को पीछे छोड़ के चला गया। जो क्रांतिक ताप को टेम्परेचर पीछे छोड़ के चला जाए, अब उसके बाद आप कितना ही ताप लगा लो, अब O2 को आप लिक्विड नहीं बना सकते। कितना ही प्रेशर लगा लो आप, कितना ही लगा लो, मतलब O2 का द्रवीकरण नहीं होगा 40 डिग्री वातावरण का अगर हो गया तो। मतलब क्रांतिक ताप वो ताप है जिस पर तो
30 के नीचे नीचे होता ना तो गैस से लिक्विड बन जाता, पर ऊपर जाते अब गैस से लिक्विड नहीं बनेगा। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? ठीक, और समझो। देखिए, अगर व्यवस्था की बात करूं मैं, व्यवस्था तो ठोस में व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि कण सटे हुए रहते हैं। सटे हुए इसलिए रहते हैं कि उनके बीच में एक प्रबल बंध कार्य करता है। कैसा बंध? एक प्रबल बंध कार्य करता है। प्रबल बंध, मजबूत बंध है ठोस के कणों के बीच। जबकि अगर गैस की बात, द्रव की बात करोगे तो वहां कण थोड़े दूर दूर है और हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके कणों की दूरी अधिक है, थोड़ा जगह ज्यादा होगी इनके बीच, खालिस्तान ज्यादा होगा। खालिस्तान ज्यादा होगा तो कह सकते हैं मजबूत बंध नहीं है, दुर्बल है थोड़े से। पर गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ तो बंधी कैसा होगा? दुर्बल होगा। याद रखना इस बात को, बंध बहुत दुर्बल होगा, कमजोर होगा यहाँ पे बंध। अब एक चीज यहाँ और समझ में आती है कि बंध मजबूत है, कण पास पास में है, तो मैं घनत्व को समझाऊं। बेटा घनत्व क्या होता है? एक चीज समझना, घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में, किसी एक क्षेत्र विशेष में कण कितने है, उन कणों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। कितने पास पास में, कितने दूर दूर में, इनकी संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ घनत्व की यदि बात करें तो घनत्व कम या ज्यादा हो सकता है, पर जितने सटे हुए हैं घनत्व ज्यादा, जितने दूर है घनत्व कम। तो ये सोचो घनत्व सर्वाधिक कहाँ होगा? तो सर्वाधिक घनत्व ठोस का सबसे अधिक, उससे कम ये लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है घनत्व? गैस का होता है। तो घनत्व का क्या? व्यवस्था, ताप, दाब, आयतन, आकार, ये इस ठोस, द्रव, गैस को अलग अलग करने का काम करती है। ये इसकी तीनों भौतिक अवस्था है। हालांकि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, एक प्लाज्मा, एक होती है बोस-आइंस्टाइन अवस्था भी होती है, ठीक। परंतु हम जो पढ़ने वाले वो 3 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण, और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे है एक है शुद्ध, एक है शुद्ध। अगर संगठन निश्चित रहता है तो शुद्ध है, संगठन निश्चित नहीं है तो शुद्ध है। शुद्ध में 2 आते, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अब तत्वों में किस किस के बारे में पढ़ाऊंगा आपको? आवर्त सारणी पढ़ी थी आपने, उसमें आपने धातु पढ़ा था, आपने उसमें अधातु पढ़ा था, और आपने उसमें उपधातु भी पढ़ा होगा। इनके बारे में, एक एक के बारे में डीप स्टडी करेंगे, आगे चलेंगे। यौगिक, अब यौगिक तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड भी यौगिक है, NaCl भी यौगिक है, ये यौगिक बन गए, इससे तत्वों से बन गए यौगिक, दोनों ही शुद्ध होते। और समांगी की बात करें, एक समान हो तो समांगी, अलग अलग हो तो विषमांगी। इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।